वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे बीएससी फाइनल ईयर की यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। मैं डॉक्टर स्वाति सोनी, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर से। अपन आज पढ़ेंगे अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या विभाजन किस तरीके से होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? ये एक तरीके की ज्योमेट्री होती है जो कि कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है। कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री अलग अलग तरीके की होती है ज्यामिति, जैसे ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, या फिर स्क्वायर पिरामिडल है। तो ये कई तरीके की ज्योमेट्री होती है जिसके अंदर अपन आज पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में, अष्टफलकीय संकुलों के बारे में कि इनके क्रिस्टल किस तरीके से बनते हैं, ऊर्जा का विभाजन किस तरीके से होता है, ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, और कक्षक किस तरीके से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं, और उनमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है या ट्रांजिशन होता है, जिससे कि अलग अलग तरीके की ज्योमेट्री बनती है, और उसमें उनकी ऊर्जा किस तरीके से विभाजित होती है, जिससे क्या होता है, उनकी स्थायित्व का पता चलता है, उनके स्टेबलाइजेशन का पता चलता है। तो अपन देखते हैं इसमें अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन किस तरीके से होता है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स को बनने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? एक तो मेटल आयन, धातु आयन, और साथ में क्या होते हैं, लिगेंड उससे जुड़ते हैं। अष्टफलकीय संकुल में क्या होगा, 6 लिगेंड किसी भी मेटल आयन के साथ जुड़ेंगे। अब वो किस तरीके से जुड़ते हैं? जब लिगेंड मेटल आयन के पास आता है तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके अंदर किस तरीके से प्रतिकर्षण होता है, किस तरीके से आकर्षण होता है, और किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो डी कक्षकों की अगर अपन बात करें तो उसमें क्या होता है, 5 कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या होता है, जब भी किसी मेटल आयन के पास लिगेंड आता है तो लिगेंड केवल अक्षों की तरफ से ही आ सकता है। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जो है वो अक्षों की तरफ से ही उनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए अग्रसर होते हैं। तो अगर अक्षों की अगर अपन बात करें तो अपने पास 3 अक्ष होते हैं, 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स, वाई और जेड 3 अक्ष होती है जिससे कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए आते हैं। अब अगर इनके अंदर जो अक्षों पर मेटल आयन के अक्षों पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उन कक्षकों का तो क्या होता है, वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा प्रतिकर्षित करते हैं। किसकी अपेक्षा में? उनकी अपेक्षा में जिन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो आपके अक्षों के मध्य स्थित है। ठीक है, इसको अपन इस तरीके से समझते हैं कि अपने पास 3 एक्सिस हैं, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, और डी के पास है 5 कक्षक, जिसमें से 2 कक्षक तो जो हैं आपके वो तो होते हैं इनके अक्षों पर प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों पर ज़्यादा होता है। वो होते हैं डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। इसी में अगर अपन देखें तो बचे 3 कक्षक डी के जो कि होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ये क्या होते हैं, अक्षों के बीच में स्थित होते हैं। जैसे डी एक्स वाई है तो ये किस किस के मध्य होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होगा। डी वाई जेड है तो ये वाई और जेड के बीच में होगा। डी एक्स जेड है तो ये एक्स और वाई अक्षों के बीच में स्थित होगा, जिससे क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो अक्षों पर नहीं होंगे। अक्षों पर नहीं होने से क्या होगा, अब जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स अक्षों से अटैक करते हैं मेटल आयन की तरफ तो क्या होता है, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन कक्षकों के जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होते हैं वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे कि क्या होता है, ये उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर चले जाते हैं। इसी तरीके से जब डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड कक्षकों के पास जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये अपेक्षाकृत कम प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि इनका जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं है, जिससे कि क्या होता है, ये
निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। और जितने कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर जाते हैं उतने ही समान ऊर्जा के जो कक्षक है वो निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर आते हैं। तो dz² और dx² - y² ये जाते हैं आपके उच्च ऊर्जा कक्षक में। कारण ये हुआ कि जो मेटल के जो कक्षक हैं उनका इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो अक्षों पर है, लिगेंड आते हैं वो अक्षों से आते हैं जिससे कि ज़्यादा प्रतिकर्षित करते हैं, और बाकी के जो 3 बचे वो निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर चले जाते हैं। अब इनकी ऊर्जा का अंतर जो है वो समान होता है, जो कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो कि होता है 10 dq या फिर जिसे बोलते हैं अपन डेल्टा, क्योंकि ऊर्जा जितनी ऊर्जा आप ग्रहण करेंगे उतनी ही ऊर्जा आपको निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर जाने में लगेगी। अब इसके अंदर अब जो इलेक्ट्रॉन है वो अक्षों से अटैक करते हैं। अक्षों से अटैक करेंगे तो dz² और dx²-y² के अंदर जाएंगे, और अक्षों के बीच में से अगर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम वाले कक्षक हैं वो आपके बाकी के 3 कक्षक हैं। अब अगर अपन इसमें देखें तो d कक्षकों का विपाटन किस तरीके से होता है। अपने पास 5 d कक्षक है, इसमें ऊपर ही ऊपर दिख रहा है 5 d कक्षक हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एनर्जी ग्रहण करके क्या होते हैं, ये थोड़े से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। अब क्या होगा, इनका विपाटन होगा। अब विपाटन या विभाजन के अंदर किस तरीके से होगा, अभी अपन ने बताया dx² dz² और dx²-y² चले गए उच्च ऊर्जा स्तर में, और dxy dyz और dxz आ गए निम्न ऊर्जा स्तर में। इनकी ऊर्जा का अंतर दिख रहा है अपन को 10 dq है या फिर डेल्टा है। अब जो 2 कक्षक ऊपर गए हैं इनको बोलते हैं Eg कक्षक, और जो 3 कक्षक नीचे आए हैं d ऑर्बिटल्स के उनको बोलते हैं T2g कक्षक। अब E यहाँ पर क्या है, E स्टैंड फॉर डबली डीजनरेट, यानी कि द्विसंभ्रंश कक्षकों के लिए लिखा गया है समान ऊर्जा के 2 कक्षक, और T यहाँ पर है ट्रिपली डीजनरेट यानी त्रिसंभ्रंश, यानी समान ऊर्जा की क्या है अपने पास 3 कक्षक हैं। अब ऑक्टाहेड्रल में तो क्या होता है, अपन G लगाते हैं साथ में, G होता है जीरेड, जो कि एक तरीके की सममिति होती है। आप MSc वगैरह करेंगे तब उसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम आते हैं। लेकिन ऑक्टाहेड्रल के अंदर अपन T2G और Eg बोलते हैं इन कक्षकों को, लेकिन टेट्राहेड्रल में अपन इनको क्या बोलते हैं, केवल E और T2 ही बोलते हैं, इसमें G नहीं लगाते। जिसका कारण क्या है, आपके सममिति तत्व होते हैं 3 तरीके के, सममिति अक्ष, सममिति केंद्र और सममिति तल। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जिन ज्यामिति या जिस ज्योमेट्री के अंदर आपके सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, उसके साथ अपन क्या लगाते हैं, G लगाते हैं उन कक्षों के साथ, और जिनमें नहीं पाया जाता है उसमें अपन G नहीं लगाते। तो ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री है उसके अंदर आपके I बोलते हैं इसे, सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, यानी उस सेंटर से उस ज्योमेट्री के जितने भी बिंदु है वो समान दूरी पर होते हैं एक तरीके से। और टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होता है, सममिति अक्ष, सममिति केंद्र नहीं पाया जाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाता है, जिससे कि उसके अंदर अपन G नहीं लगाते ऑर्बिटल्स के साथ, केवल अपन लिखते हैं E कक्षक और T2 कक्षक। इसी तरीके से अपन देखें तो SP यानी कि स्पाइरल वर्गीय समतलीय जो होता है, स्क्वायर प्लेनर जो आपके ज्योमेट्री होती है, इसके अंदर भी I प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इसके अंदर भी कक्षकों को क्या बोलते हैं अपन, T2G और Eg से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर है कि T2G कक्षकों का कुल स्थायित्व जो होता है वो Eg कक्षकों के कुल स्थायित्व के बराबर होता है, जिसका कारण क्या है, स्थिर वैद्युत बलों द्वारा किसी तंत्र के समप्रंश कक्षकों के विभाजन से ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि जितनी ऊर्जा लेके कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर में गए हैं, सेम ऊर्जा के उतनी ही बराबर ऊर्जा के जो हैं आपके निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर आएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो अंतर है विभाजन का हमेशा 10 dq ही रहता है, जिसे 10 dq या फिर डेल्टा बोलते हैं। पिछली क्लास में अपन ने देखा था d और q क्या हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। अब अपन देखें तो dz² और d²-y² जो है वो ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में गए हैं, इसलिए इनके साथ अपन ने लिखा है, जो डायग्राम बना है उसमें देखिए +0.6 डेल्टा नॉट।
यानी कि इतनी प्लस ऊर्जा 10 में से इतनी ऊर्जा लेके वो डेल्टा में से 0.6 एनर्जी लेके वो ऊपर की तरफ गए हैं, जिसमें 2 कक्षक हैं। और अगर अपन देखें तो -0.4 डेल्टा के जो है 3 कक्षक हैं, जो कि क्या हैं आपके निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर आए हैं। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर हमेशा निश्चित रहता है 10 DQ, चाहे जितने भी कक्षक ऊपर जाएं या फिर आपके निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर जाएं। फिर अपन देखते हैं कि ईजी कक्षक जो है आपके औसत ऊर्जा स्तर से +0.6 डेल्टा, या फिर अपन इसे लिख सकते हैं +3/5 डेल्टा नॉट, या फिर अपन लिख सकते हैं +6 DQ की ऊर्जा लेके ऊपर जाते हैं। और T2G के लिए ही अपन सेम तरीके से लिख सकते हैं। कितना बचा अपना +0.6 डेल्टा नॉट तो ले लिया ईजी ने, तो बचा कितना -0.4 डेल्टा नॉट। यहाँ प्लस और माइनस के चिन्ह इसके लिए लगाए गए हैं। प्लस का मतलब है कि उच्च ऊर्जा स्तर में गए हैं और माइनस का मतलब है कि निम्न ऊर्जा स्तर में गए हैं। तो T2G के लिए क्या है, या तो अपन इसे लिख सकते हैं -0.4 डेल्टा नॉट, या फिर -2/5 डेल्टा नॉट, या फिर -4 DQ। ठीक है, तो टोटल ऊर्जा कितनी हो गई, 10 DQ हो गई या फिर केवल डेल्टा हो गई। तो इस तरीके से क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ऊर्जा का विभाजन होता है, एनर्जी स्प्लिटिंग होती है।